हे एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का करेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइनेंस एंड ऑडिट। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन नंबर 30। एज यूजुअल हम हर पॉइंट को अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 26 दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। फ्रेंड्स, सेक्शन 26 का सब सेक्शन 1 पता क्या बोलता है। ये पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ना। अब इस एक्ट के तहत कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ मनी रिसीव हुआ होगा, राइट। तो उस मनी का क्या करना है, उसको एक फंड में जमा करना है और उस फंड को क्या कहा जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड कहा जाएगा। बट माइंड में एक बात आई यार कि इस फंड को कंट्रोल करेगा कोई। यस, ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड है ना, इस पर कॉरपोरेशन का कंट्रोल होगा। अब एक बात और दिमाग में आ रही होगी आपके कि इस फंड का जो ये पैसा है उसको इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। तो कहते एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा जो पैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में क्या है, जमा किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारा ये जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करना। अब यार ये तो बात है कि जब आप एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो तो खर्चा तो होगा। अब ये जो खर्चा है ना, वो जो पैसा है खर्चा करने के लिए वो इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से लिया जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये सेक्शन 26 का सब सेक्शन 1 कि क्या है कि इस एक्ट के तहत जो भी आपको पैसा मिला आप उसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में जमा कर दो। उस फंड के ऊपर कॉर्पोरेशन का कंट्रोल रहेगा। एक बात ये, दूसरी बात, आप इस फंड में जो भी आपने पैसा जमा किया है उसका यूज तो करोगे, लेकिन कहाँ यूज करोगे, उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही यूज करोगे जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। मतलब इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए जो खर्चा होता है उसे खर्चे को कवर करने के लिए इस फंड में जमा किए गए पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। सो आई होप आपको सेक्शन 26 का सब सेक्शन 1 क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 के बारे में। तो सेक्शन 26 का सब सेक्शन 2 ये बोलता है फ्रेंड्स, कहते ये जो कॉरपोरेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर चाहे वो लीगली रजिस्टर्ड है या नहीं, इनसे बोलो ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट लेती है कोई ऑर्गेनाइजेशन? हाँ बिल्कुल लेते हैं। ये सेक्शन भी बोल रहा है कि ले सकते हो कॉर्पोरेशन जी, आप ग्रांट डोनेशंस ले सकते हो, लेकिन ये जो ग्रांट्स एंड डोनेशंस आपको मिल रही हैं इसका जो इस्तेमाल है इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उनको पूरा करने के लिए ही किया जाएगा। सिंपल था, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 26 के सबसेक्शन 3 के बारे में। ये पॉइंट पता क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कहते कि इस फंड में, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड है ना, इस फंड में एक्वायरिंग और पेएबल, इस फंड में कहते कोई पैसा अगर डाल दिया गया है या पैसा आने वाला है तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही ऑथोराइज किसी और बैंक में। इन बैंक्स के क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड के अकाउंट में जमा किए जाएंगे। और किस मैनर में, किस तरीके से किए जाएंगे, जो मैनर क्या है इस एक्ट के प्रोविजंस में बताया गया है। क्या समझे, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सुनो, मान के चलो कहते कि इस फंड में पैसा आया है ना। अब क्या करेंगे, इस पैसे को या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में या फिर किसी और बैंक में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही ऑथोराइज है, उस बैंक के अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड का अकाउंट है, उसमें क्या है, डाल दिए जाएंगे वो पैसे। और किस तरीके से, जो इस एक्ट के प्रोविजंस में तरीका बताया गया है। क्लियर? अब सेक्शन 26 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है। अब वो ये कह रहे हैं फ्रेंड्स, कहते
अब ये जो हमने बात करी है ना अभी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड का एक अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट को क्या हर कोई मैनेज कर सकता है, हर कोई हैंडल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहे हैं ये? कहते कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है, कॉरपोरेशन की परमिशन लेगी और परमिशन लेने के बाद वो जिस ऑफिसर को ऑथोराइज करेगी ना, वही बंदा क्या है, इस अकाउंट को हैंडल कर सकता है। मतलब एग्जांपल देखो, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। अब मुझे बताओ इन दोनों पर्सन्स में से ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड का अकाउंट है, इसे हैंडल कौन करेगा? अब मान के चलो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये क्या है, कॉरपोरेशन के परमिशन लेने के बाद बी पर्सन को ऑथोराइज कर देती है, तो इट मीन्स बी पर्सन इस अकाउंट को हैंडल कर सकता है, लेकिन ए पर्सन हैंडल नहीं कर सकता। सो आई होप आपको सेक्शन 26 क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 27 दैट इज ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन रुको जरा, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है। वाई? बिकॉज ये सेक्शन हो चुका है ओमिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28 दैट इज पर्पस फॉर विच द फंड में बी एक्सपेंडेड। तो ये सेक्शन हमको पता क्या कहना चाहता है? कहते हैं ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड का पैसा है ना, ये ना उन्हीं मकसदों के लिए, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही इसका पैसा खर्च किया जाएगा जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अंडर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एंड जो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स के मुताबिक हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करने के लिए, मतलब जिनके खर्चे उठाने के लिए कह लो, इस फंड में से पैसा लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, कहते कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड का जो पैसा है ना, वो जो इंश्योर्ड लोग होते हैं ना, इंश्योर्ड लोगों के बेनिफिट्स के लिए, उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब ये इंश्योर्ड लोगों को जो भी हमने ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मुझे बताओ इसमें खर्चा तो होगा ना, तो वो जो खर्चा है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से किया जाएगा। लेकिन ये जो भी काम है, कहते हैं वो सारा का सारा क्या है, ये जो हमारा एक्ट है ना, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होगा। एक और बात इस सेक्शन में, वो कहते हैं कि अगर मान लो वो जो बेनिफिट्स हैं वो इंश्योर्ड पर्सन के फैमिली तक एक्सटेंड है, तो इट मीन्स उनकी फैमिलीज को भी क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सारा का सारा खर्चा मतलब होगा कहाँ से, वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, अब ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कहते यार, अभी हम बात करते हैं ना कि कॉरपोरेशन है, स्टैंडिंग कमेटी है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, रीजनल बोर्ड्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ये जो भी सब हैं यार, इनमें काम करने वाले जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे को बताओ वो अपनी सर्विसेज के लिए फीस अलाउंसेस लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल, उनको अपने काम की सर्विस जो वो दे रहे हैं उसके बदले में उनको फीस, उनको अलाउंस चाहिए, राइट? तो ये जो उनको फीस देने का, जो अलाउंसेस देने का खर्चा है, ये कहाँ से होगा? ये होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, अब थर्ड ऑब्जेक्टिव ये कहते कि जो भी आपके लीव के एक्सपेंसेस हैं, पेंशन्स हैं, आपने प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, और ऑफिस एंड सर्विसेज के एक्सपेंडिचर हैं, आपने ट्रैवल अलाउंस देना है, लीव अलाउंस देना है, आपने मतलब ये वाले जितने भी खर्चे हैं, ज्वाइंटमेंट का अलाउंस देना है, ये जो भी खर्चे हैं ना, कहते हैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो सब के सब खर्चे आपको कहाँ से उठाने हैं? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड बैठा है ना, बस उसमें से पैसा निकालो, सैलरी दो, ऑफिस के एक्सपेंडिचर उठाओ, अलाउंसेस दो, पेंशन दो, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करो। तो सब कहाँ से ये प्रोवाइड किया जा रहा है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से किया जा रहा है। समझ गए? अब ऑब्जेक्टिव 4 क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव 4 ये कहता है, कहते यार देखो फ्रेंड्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं या अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यार मुझे बताओ अगर इनको इस्टेब्लिश करना है या मेंटेन करना है तो खर्चा तो होगा भाई। अब वो खर्चा कहाँ से कवर किया जाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? बोलो। यस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से आएगा। दूसरी चीज़, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? कहते हैं अब जो इंश्योर्ड लोग हैं, अगर उनको मेडिकल सर्विसेज या कोई अदर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसमें भी तो खर्चा आएगा ना। बोलो, कहाँ से खर्चा कवर करेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से आएगा। और अगर मान के चलो वो जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो इंश्योर लोगों की फैमिली तक भी एक्सटेंड है, तो मतलब फैमिली को भी बेनिफिट देना है मेडिकल, तो खर्चा कहाँ से लिया जाएगा? बोलो। यस,
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से। अब ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट 5 पता क्या बोलता है फ्रेंड्स, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, कोई प्राइवेट बॉडी है या इंडिविजुअल है ना। फ्रेंड्स कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड का जो पैसा है ना वो इन सभी को ना क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्विसेज की जो भी कॉस्ट आती है ना इनकी, उस कॉस्ट को कवर करने के लिए पैसा दिया जाता है। मतलब अगर इन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्विसेज के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से मिलता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से मिलता है। इसके साथ साथ अगर इनको बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स के लिए भी खर्चा हो रहा है तो वो खर्चा भी कहाँ से कवर किया जाता है, वो खर्चा भी इसी फंड में से ही किया जाता है। समझ गए। अब ना हम बात पॉइंट 6 की करते हैं। छठा पॉइंट ये बोलते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं देखो यार जो कॉरपोरेशन है मुझे बताओ वो अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाएगी कि नहीं करवाएगी। ऑडिटिंग कराने में खर्चा आएगा, जी हाँ। वो खर्चे का पैसा कहाँ से लिया जा रहा है, वेरी स्मार्ट, यस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से। अच्छा अब मुझे एक बात और बताओ, जो कॉरपोरेशन है वो अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन करवाती है, यस। खर्चा होता है, हाँ जी। खर्चा कहाँ से लिया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, यस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से। यानी अगर किसी कॉरपोरेशन ने अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी है या एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन करवानी है, ऑडिटिंग और वैल्यूएशन पे जो भी खर्चा आ रहा है वो पैसा कहाँ से लिया जा रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से लिया जा रहा है। ये पॉइंट्स तो सिंपल थे। अब आगे आने वाले पॉइंट्स को एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझना, ठीक है। फ्रेंड्स इसको ध्यान से एग्जांपल के साथ समझना, ठीक है। तो पॉइंट 8 पता क्या कहता है, कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से ना अगर मान लो कोई कॉरपोरेशन है, स्टैंडिंग कमेटी है या कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, उसने अगर हमारा जो ये एक्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इस एक्ट के किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाले खर्चे के लिए भी क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से पैसा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगी, ध्यान से समझना। सबसे पहली एग्जाम्पल, मान के चलो कि एक कॉरपोरेशन है, ठीक है। इस कॉरपोरेशन ने क्या है, किसी मेडिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्यों किया है कि आपने क्या है, इंश्योर्ड जो पर्सन्स हैं, जो इंश्योर्ड लोग हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब मुझे बताओ कॉरपोरेशन जो वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है क्या वो फ्री में आके करेगा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड, नहीं। वो अपनी कोई फीस कोई पेमेंट लेगा ना, तो उस पेमेंट का जो खर्चा है वो कहाँ से उठाया जाएगा, वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से पैसा लिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक और एग्जाम्पल दो, अच्छे से क्लियर होगा। देखो अगर मान लो एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसने ना एक ऑडिट फर्म के साथ क्या है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आपको क्या है, हमारे कॉरपोरेशन की जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना है, ठीक है। अब वो जो ऑडिटर आएगा वो पैसा तो लेगा ना, अपनी फीस तो लेगा ना, ऑडिटिंग के रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो होंगे ना, तो वो खर्चे कहते कहाँ से उनका पैसा लिया जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से। अब आपने एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि पहले एग्जाम्पल में कॉरपोरेशन एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी, इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, क्योंकि इस एक्ट में एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आपने क्या है इंश्योर्ड पर्सन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी। तो देखा जाए तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, राइट। अब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो तो अपनी पेमेंट लेगा, मतलब खर्चा हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट पे। अब वो जो खर्चा हुआ है वो कहाँ से पूरा किया जाएगा, वो पैसा कहाँ से लिया जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से। समझ गए कि अगर कॉरपोरेशन चाहे स्टैंडिंग कमेटी या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला जो भी खर्चा है उस खर्चे को भी इस फंड से ही लिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। समझ गए ये पॉइंट फ्रेंड्स। अब ना पॉइंट 9 के बारे में बात करते हैं। तो 9th पॉइंट ये बोलता है, कहते अगर मान लो कोई कॉरपोरेशन है या उसका कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, ठीक है, उसके ऊपर आया कोर्ट का ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के चक्कर में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे के सारे इस फंड से ही मतलब कवर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कॉरपोरेशन में एक ये एम्प्लॉय है जो बेचारा क्या है ड्यूटी के दौरान पे इंजर्ड हो गया, ठीक है। अब मान लो जो कोर्ट है, जो ट्राइब्यूनल है, उसका ऑर्डर आता है कॉरपोरेशन को कि ये जो एम्प्लॉय आपके मतलब कॉरपोरेशन में क्या है ड्यूटी के दौरान पे इंजर्ड हुआ है ना, इसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए।
तो अब इस एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन दी जाएगी, अब इसको कंपनसेशन देने का जो कहते हैं ये खर्चा है, वो पैसा क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से लिया जाएगा। यानी अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देती है तो उसके चलते जो भी एक्सपेंस होंगे वो सब कहाँ से पैसे लिए जाएंगे, इस फंड से लिए जाएंगे। अच्छा, इसी पॉइंट में एक और बात बताई गई है, वो कहते कि अगर किसी तरह के भी लीगल केस को क्या है आपको सेटलमेंट उसकी करनी है, तो केस को सेटल करने के चक्कर में जो भी आपको अमाउंट्स पे करनी पड़ रही है, जो भी आपके लीगल एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस का खर्चा, वो सारे एक्सपेंसेस के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से ही लिया जाएगा। पॉइंट 10, तो 10th पॉइंट हम ये बोलते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि अगर कॉर्पोरेशन के ऊपर ना मान लो किसी ने कोई क्रिमिनल केस कर दिया या सिविल केस कर दिया, ठीक है, अब जो कॉर्पोरेशन है वो भी तो अपने डिफेंस में कुछ करेगी ना, तो अब कॉर्पोरेशन का क्या है, कोर्ट की फीस लगेगी और अदर लीगल एक्सपेंसेस उसको खर्चा करना पड़ेगा ना। अगर उसके खिलाफ कोई किसी ने केस कर दिया है, फिर चाहे वो क्रिमिनल कर रहा है या सिविल कर रहा है ना, तो वो खर्चा फिर से आप समझ ही गए हो पैसा कहाँ से आएगा, यस, इस फंड में से ही आएगा। नाउ पॉइंट 11 क्या कहता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स 11th पॉइंट पता क्या कहता है, कहते जो हमारा ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड है ना, इस फंड का जो पैसा है ना, वो जो कॉर्पोरेशन है ना, वो जो इंश्योर्ड पर्सन्स होते हैं ना, उनके हेल्थ और वेलफेयर के लिए भी यूज़ कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर मान लो जो कॉर्पोरेशन है वो चाहते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन्स को उनके हेल्थ और वेलफेयर के रिगार्डिंग अवेयर करना, ठीक है, तो मान लो वो कोई सेमिनार अरेंज कर रही है, तो अब उसके लिए खर्चा तो आएगा। तो मतलब अगर कोई कॉर्पोरेशन क्या है इंश्योर्ड पर्सन्स के वेलफेयर के लिए कुछ अवेयरनेस कर, वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए मतलब अगर कुछ कर रही है, तो ऐसे चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी अगर कोई खर्चा आ रहा है तो वो भी पैसा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से ही लिया जाएगा। दूसरी बात इस पॉइंट में क्या बताई गई है, कहते री एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी वर्कर के आपने री एम्प्लॉयमेंट करनी है तो उसके चक्कर में भी जो खर्चा हो रहा है वो भी इस फंड से पैसा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो फ्रेंड्स, एक पर्सन आपके कॉर्पोरेशन में काम करता था, है ना, अनफॉर्चुनेटली वो डिसेबल हुआ, वो पार्शली मान लो डिसेबल हो गया, मान लो पार्शल परमानेंट डिसेबल हो गया कि उसके अब थंब कट गया या उसका कुछ भी मतलब हुआ है उसके साथ, तो अब वो पहले जैसा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको किसी और काम में री एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो उसके सिचुएशन के हिसाब से अब जो भी उसको नया काम दिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग अब उसको ट्रेनिंग दोगे, बोलो यस। तो ट्रेनिंग जो दोगे क्या उसमें खर्चा होगा? यस। तो मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय की री एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, यस। तो वो खर्चे का जो पैसा है बोलो कहाँ से लिया जाएगा? बिल्कुल सही, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से लिया जाएगा। तो क्या समझे आप लोग इस पॉइंट से? सबसे पहले तो कि अगर आप अपने इंश्योर्ड पर्सन्स के हेल्थ और वेलफेयर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहते हो, खर्चा हो रहा है, फंड से ले लो। अपने एम्प्लॉयज़ के री एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना चाह रहे हो, ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, जॉब प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, पैसा कहाँ से लोगे? इस फंड से लोगे। समझ गए? अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इस एक्ट के, जिसके लिए क्या है आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में से पैसा ले सकते हो। अच्छा मुझे ऐसा बताओ, अगर आपके दिमाग में मान लो कोई ऐसी नई स्कीम आई है, कुछ न्यू ऑब्जेक्टिव जो आप ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार ये भी एक ऑब्जेक्टिव ऐड होना चाहिए, यार इस ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमें फंड से पैसा मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो कहते आप क्या है, अगर कोई न्यू स्कीम, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू ऑब्जेक्टिव अगर ऐड करना चाहते हो, इन शॉर्ट आप चाहते हो यार इस नई स्कीम के लिए भी फंड से पैसा मिल जाए, तो आप क्या करोगे? पहले इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लोगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल आपको दे देती है, फिर वो जो भी न्यू ऑब्जेक्टिव है जो कि पहले इस एक्ट में मेंशन नहीं था, नया ऑब्जेक्टिव है भाई, तभी तो अप्रूवल ली है, तो वो जो भी वो न्यू ऑब्जेक्टिव है फिर उसको पूरा करने के लिए भी आप इस फंड में से पैसा ले सकते हो। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन नंबर 28 क्लियर हो गया है। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक बात और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है, कुछ टॉपिक समझ में आता है, नहीं आता है?
आप क्या चाहते हो कि किस तरह से टॉपिक्स और बेहतर हम कर सकते हैं, तो अपना फीडबैक भी क्या है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दो। Let's talk about section number 28A, that is administrative expenses। ये एक्सपेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपके ऑफिस के खर्चे हो गए, सैलरीज वगैरह हो गई, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट क्या कहना चाहते हैं वो समझो। कहते सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, वो ये तय करेगी कि कौन कौन से खर्चे हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माना जा रहा है। मान लो कुछ खर्चे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। अब कहते हैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे हैं वो कितनी लिमिट में कर सकते हो, जितनी लिमिट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट कर दी है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। जितना उसने सेट कर दिया है, मान लो उसने सेट कर दिया है कि सिर्फ 2.5 लाख तक ही आप क्या है खर्चा कर सकते हो, तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को उसी तरीके से मैनेज करना होगा। कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये तय करती है कि एक कॉरपोरेशन की टोटल इनकम का कितना % जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो उसी हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया, ये इतना ही सिंपल था बस। Now let's talk about section number 29, that is holding of property etc। ये वाले सेक्शन को फ्रेंड्स ध्यान से समझना, ठीक है। मैं भी एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाऊंगी, आप भी ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इसके सबसेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। इसको ना मैं 3 टुकड़ों में डिवाइड करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सुनो, सबसे पहले हम सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ये बताई गई है, कहते जो कॉरपोरेशन है ना वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या है एक्वायर और होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कॉरपोरेशन है जो कि मेडिकल हेल्थ केयर कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है। अब ये जो मेडिकल हेल्थ केयर है ना, इसको क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो MRI मशीन चाहिए या कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो क्या ये खरीद सकती है? बिल्कुल। इसके पास ये है परमिशन कि ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है तो खरीद सकती है। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मान लो ये जो कॉरपोरेशन है वो अपने लिए न्यू लैंड या बिल्डिंग खरीदना चाहती है, खरीद सकती है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक कॉर्पोरेशन क्या है कहते हैं चाहे मूवेबल या फिर चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको एक्वायर कर सकते हैं। पॉइंट 1 का एक ये टुकड़ा समझ में आया। अब सेकंड और क्या इसमें बात बताई गई है सेल और ट्रांसफर के बारे में। अगर मान लो एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसके ना पास एक बिल्डिंग है फ्रेंड्स, लेकिन उसको लगता है कि यार ये बिल्डिंग अब मेरे किसी काम की नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि मैं बिल्डिंग किसी और को बेच दूँ, यस, कहते हैं ये सेक्शन बोलता है कि उसके पास ये परमिशन होती है, ये राइट होता है कि वो क्या है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या है किसी और को अगर बेचना चाहती है, सेल करना चाहती है तो वो कर सकती हैं। ट्रांसफ़र, अगर मान लो जो कॉरपोरेशन है उसको लगता है कि यार उसका कोई इक्विपमेंट है जो कि आउटडेटेड हो गया है लेकिन किसी और के लिए वो यूज़फुल है, तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती है कॉरपोरेशन? बिल्कुल कर सकती है। तो दूसरी बात हमने अब क्या देखी इसी पॉइंट में कि आप सेल और ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। तीसरी बात इसी पॉइंट में क्या बोली गई है कि आप जो अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही एक्शंस लोगे जो कि आपके कॉरपोरेशन जिस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश हुआ है उस पर्पज़ को पूरा कर सके। समझ गए? तो सबसेक्शन 1 के पॉइंट्स में क्या क्या बात बताई गई थी। सबसे पहले तो कि आप अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। दूसरा, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल और ट्रांसफ़र कर सकते हो। तीसरा, आप पर्पसफुल एक्शंस ले सकते हो जिससे आपके कॉरपोरेशन जिस भी पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश हुआ है वो पूरा हो। लेकिन ये सब काम आपको करना किस तरीके से है, वो कंडीशंस, वो सारी प्रोविजंस को फॉलो करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। सो आई होप आपको सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया। तो अब ना हम सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। इसको अब मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले तो कहते कि आप क्या है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फंड्स की। ये पॉइंट क्या कह रहा है ध्यान से समझना।
कहते हैं कि कॉरपोरेशन है, उसके पास ये परमिशन है, कह लो ये राइट है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्या है, जो फंड है ना कहते उसको इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि कॉरपोरेशन जो है कहते वो पैसे को इन्वेस्ट तो कर सकती है, लेकिन वो वही वाले पैसे को इन्वेस्ट करेगी जिसको अभी इमीडिएटली आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई सरप्लस फंड पड़ा है तो आप क्या है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेशन है, उसके पास सरप्लस फंड है, ठीक है। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्या है वो उस सरप्लस फंड को क्या है इन्वेस्ट कर सकती है। अब चाहे तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट कराए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं भी वो क्या है इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन याद कर रखना है ये पैसा वही है जिसके अभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरप्लस फंड जो आपके पास है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बात तो ये बोली इस सेक्शन ने। दूसरा कहते हैं आप री इन्वेस्टमेंट और रियलाइजेशन भी कर सकते हो। री इन्वेस्टमेंट अब सुनो सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेशन ने 1 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया, ठीक। अब जब मैच्योरिटी आई तो कॉरपोरेशन को बड़ा अच्छा रिटर्न मिला। अब कॉरपोरेशन ने क्या करा, फिक्स्ड डिपॉजिट से जो रिटर्न मिला था उसको आगे री इन्वेस्ट मतलब उसी पैसे को कहीं और लगा दिया। मान के चलो अब हो सकता है उसने म्यूचुअल फंड में लगा दिया या गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया, मतलब एक तरफ से पैसा आया उसको दोबारा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट। आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। और रियलाइजेशन मतलब कैश आउट। मान के चलो कॉरपोरेशन को जो फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी होने पे रिटर्न मिला था, यहाँ पर अगर अब मान लो जो कॉरपोरेशन है उसे एक और नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, उसको उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मतलब अब यहाँ पे वो जब उसको रिटर्न मिला वो उसको कहीं और री इन्वेस्ट करने के बजाय क्या है अपनी बिल्डिंग बनाने में उस पैसे को खर्च कर सकती है। समझ गए? तो सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 में क्या क्या बातें बताई गई थी। सबसे पहले तो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप कहीं मतलब एक तरफ से अगर आपको रिटर्न मिल गया आप कहीं और री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो रिटर्न मिलने पर क्या है आप कैश आउट भी कर सकते हो। समझ गए फ्रेंड्स? अब सेक्शन 29 के सब सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें भी 2 बातें आती हैं। सबसे पहले तो लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो कहते अगर एक कॉरपोरेशन है लोन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल लेनी होगी। सिंपल कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स सेट किए हैं ना उसी हिसाब से आप लोन ले सकते हो। दूसरी बात, लोन लिया लेकिन अब लोन चुकाना भी तो है ना। कहते जब लोन चुकाने की बारी आएगी ना वो भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स सेट किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही क्या है आप लोन चुकाओगे भी। सिंपल इसमें क्या बताया गया है, लोन लेना है या लोन वापस देना है, दोनों ही चीज़ें कैसे होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। अब सेक्शन 29 का सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, ये पता क्या कह रहा है। कहते हैं यार जो कॉरपोरेशन है यार वो अपने स्टाफ को या किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप को अगर वो कोई बेनिफिट फंड देना चाहती है तो कॉरपोरेशन के पास ये एक राइट है कि वो डिसाइड कर सकती है खुद से ही कि वो अपने स्टाफ को प्रोविडेंट फंड देना चाहती है या किसी और टाइप या कोई और अदर टाइप ऑफ वो बेनिफिट फंड देना चाहती है, वो खुद से डिसाइड कर सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन नंबर 29 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30 दैट इज वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन द कॉर्पोरेशन। फ्रेंड्स ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रिमेनिंग सेक्शंस हम लोग अपकमिंग वीडियो में करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेक्शन को। इसको बिना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। सबसे पहले तो कहते वो प्रॉपर्टी जो आपने कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिश होने से पहले ही ले ली थी या बना के रखी थी या व्हाटएवर, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिश होने से पहले ही थी, ठीक। तो जब वो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा ना कहते फिर वो पहले ही बनी हुई जो प्रॉपर्टी थी ना वो अपने आप ही कॉरपोरेशन के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। कन्फ्यूजन है तो एग्जाम्पल सुनो, लेमैन की लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। मान लो एक स्कूल है,
वो ना अभी फ्रेंड्स ऑफिशियली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन आपने बिल्डिंग पहले से लेके रखी है, आपने वो जो साइंस लैब में जो भी सामान चाहिए होता है, लाइब्रेरी की जो भी बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं, ये सब आप पहले से लेके बैठे हो। तो मुझे बताओ, अब जब वो स्कूल जो है ऑफिशियली इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वो जो भी आपने लैब का सामान लेके रखा है, लाइब्रेरी का जो सामान था, जो बिल्डिंग है, बताओ मेरे को, वो अपने आप ही स्कूल के नाम पे ट्रांसफर हो गए ना? हो गए ना? या आप ऐसा बोलोगे अरे ये बिल्डिंग तो तब ली थी जब स्कूल ऑफिशियली इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना, जब ऑफिशियली स्कूल एस्टैब्लिश हो गया तो वो बिल्डिंग थी, वो जो लैब का सामान था, वो अपने आप ही स्कूल के नाम पे ट्रांसफर। बस यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि कॉरपोरेशन के इस्टैब्लिश होने से पहले अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी तो इस्टैब्लिश होने के बाद वो प्रॉपर्टी अपने आप ही कॉरपोरेशन के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस सेक्शन की ये पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब कहते मुझे बताओ, स्कूल भले इस्टेब्लिश नहीं हुआ था अभी ऑफिशियली, लेकिन वो जो आपने बिल्डिंग लिखी थी, वो जो आपने साइंस लैब का सामान लेके रखा था, वो जो लाइब्रेरी की बुक्स थी, उसको मेंटेन करके तो रखा होगा ना? ये तो नहीं किया होगा अरे यार अब स्कूल तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, छोड़ क्या ही लैब के सामान का ध्यान रखना, क्या ही बुक्स का ध्यान रखना, ऐसे किया होगा क्या? नहीं ना, मेंटेन करके रखा होगा ना? बोलोगे नहीं, बिल्कुल मेंटेन किया होगा। तो वो मेंटेनेंस की कॉस्ट आई होगी कि नहीं? बिल्कुल एक्सपेंडिचर तो हुआ है। तो वो जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना, उसको क्या है फिर कॉरपोरेशन के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो बुक्स हैं, उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले आपने उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम भी जनरेट की हो सकता है मान लो वो जो बिल्डिंग आपने पहले ही लेके रखी थी, जब तक वो स्कूल ऑफिशियली इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब तक के लिए आपने किसी और काम के लिए उसको रेंट पे दे रखा था। रेंट पे देने से बोलो इनकम आई कि नहीं आई? बिल्कुल इनकम तो मिली। तो वो जो इनकम जनरेट करी ना आपने, उसको भी क्या है फिर कॉरपोरेशन के जो अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्या समझे आप लोग, ये सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है? सबसे पहले तो कहते हैं कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिश होने से पहले अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो अपने आप फिर बाद में ट्रांसफर हो जाएगी कॉरपोरेशन के नेम पर। दूसरा, अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम जनरेट की है या जो भी आपका खर्चा हुआ था, वो सब भी क्या है कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेक्शन नंबर 26 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 तक सारे सेक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।